नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं और आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के बजट के ऊपर जो बजट डिबेट और स्पीचेस हो रही हैं, जो उसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है असेंबली के अंदर, उसका आखिरी दिन है और कल इस बजट को पास होने के लिए पेश किया जाएगा। अब से चंद दिन पहले अपोजिशन जमातों ने कहा था कि वो इस आवाम दुश्मन बजट को पास नहीं होने देंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस लिहाज से बिलावल यानी शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा ही था कि हम इसे पास नहीं होने देंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब की बहुत सी टेलीविज़न स्टेटमेंट्स हैं, उनके बहुत से ट्वीट्स हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की इसमें स्टेटमेंट्स हैं, उनके इस पर ट्वीट्स हैं, कुछ शायद आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। लेकिन जो सबसे अहम मेरे जहन में चीज़ आती है वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो की वो स्टेटमेंट है जो जून के पहले हफ्ते में जब उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रैंक एंड फाइल है, उसके जो MNAs हैं, उन्हें शहबाज शरीफ साहब के डिस्पोजल पे छोड़ दिया। हालांकि वो शहबाज शरीफ साहब से और PMLN से कुछ वजूहात की वजह से नाराज़ भी थे, गालिबन PDM के हवाले से नाराज़ भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने MNAs को, अपने सोल्जर्स को बिल्कुल मैंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ दिया है। वो क्या एग्जैक्ट वर्ड से, बिलावल भुट्टो के बड़े कैरिज्मेटिक वर्ड से, वो जरा सुन लेते हैं। पार्लिमान की हद तक, इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने, शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। बजट के दिन वो आके वोट तो देंगे। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें। नाज़रीन, बावजूद इसकी देखा गया है कि अपोजिशन के मेंबरान ने तकरीरें तो बहुत की हैं, शोर तो बहुत मचाया है, लेकिन कोई कोहेरेंट, कंस्ट्रक्टिव, यूनाइटेड स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली नज़र नहीं आई अपोजिशन की जमातों की तरफ से। बाबर ऐवान साहब का इस हवाले से क्या कहना है, आज उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लेते। बगैर बजट को पढ़े हुए इतराजात किए गए, लेकिन जब बजट फ्लोर पे आया तो इतराज कोई नहीं हुआ, कट मोशंस आई। और कट मोशंस किस में आई? वो सारे इदारे जो एहतसाब करते हैं, माली एहतसाब करते हैं, माली बदउनवानी का एहतसाब करते हैं, करप्शन का एहतसाब करते हैं, किक बैक का एहतसाब करते हैं। मतलब क्या था कि एक ग्रैंड NRO, सब इदारों के फंड बंद करो, खुद ही मर जाएंगे। नाज़रीन, यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे इस वक्त PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। और मुझे इस वक्त पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर जनाब मुजम्मल असलम साहब जो हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे कबल शौजब साहिबा जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकेंगी स्टूडियो में। डिस्कशन का मैं आगाज़ करता हूँ सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब से। सेनेटर साहब, क्या हुआ उस वादे का, उस अज़म का, उस प्लान और उस डिटर्मिनेशन का जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट का रास्ता रोकने की पूरी उन्होंने तैयारी कर रखी थी, वो तैयारी नजर नहीं आई गुज़श्ता चंद दिन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। एक तो आप जानते हैं कि ये सेशन जो बजट स्पीच आई है तरीन साहब की, उसके बाद वहाँ एक माहौल आपने देखा है कि कैसा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था, किस तरह का पहली दफ़ा नेशनल असम्बली के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि लग रहा था कि ये अब जो है मैदान जंग बन गया था। और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि उसी रात शायद आप भी प्रोग्राम कर रहे थे, सब भी कर रहे थे और कहते थे कि जमहूरी अमल किधर जा रहा है और ये लोग इसको किधर लेके जा रहे हैं। और यकीनन वो बड़ा तकलीफ अमल भी था जिससे वो सारी बात गुजरी। उसके बाद चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर एक इत्तेहाद आपस में बैठे हैं, बात डिस्कस की। बदकिस्मती से ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने तकरीर भी कर ली। सेनेटर साहब, बदकिस्मती से ऐसा हुआ, तकरीर भी कर ली शहबाज शरीफ साहब ने, फिर बहुत डिबेट्स भी हुई हैं, बड़ी लोग सुनते भी रहे हैं डिबेट्स को। लेकिन वो जो कोहेरेंट स्ट्रैटेजी थी जिसमें बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने अपने तमाम लोगों को डिस्पोजल पे छोड़ दिया था शहबाज शरीफ साहब के, वो कोहेरेंट स्ट्रैटेजी किधर है? क्या कल उसका डिस्प्ले होने वाला है? एक तो मैं उसी बात आपने सवाल दरमियान में कर लिया, मैं यही कह रहा था कि फिर एक डिटेल डिस्कशन जरूर हुई है। अपोजिशन क्या चाहती है? वो चाहती थी कि जो ये हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से करप्शन स्कैंडल आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने हम सामने लेके आए। ये जो पार्लियामान की रवायत में जो कट मोशन होती हैं जब दिया जाता है वो इसीलिए दी जाती है कि हर डिपार्ट के ऊपर आप बात करते हैं, हर डिपार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, दुनिया को पता चलता है, मीडिया के जरिए पता चलता है, हुकूमत की कारकर्दगी पे आप बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस दफा बड़ी
बड़ी डिटेल से इन बातों पर डिस्कशन हुई है, बताया गया है कि किस किस डिपार्टमेंट में आप इतने पैसे दे रहे हो, उसकी कारकर्दगी क्या है, हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर भी बात कर ली गई है। लीडर ऑफ द अपोजिशन की आप स्पीच होने एक एक चीज उन्होंने कौम के सामने रखी है कि वादे आपने किया था, आज हम स्टैंड कहां कर रहे हैं और कौन को आप कहां लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग जिस मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनका ख्याल था कि जब इस मुल्क के अंदर बजट आता है तो बेहतरी आती है। पिछले 3 सालों से आपने इकॉनमी की वो सूरत हाल कर ली है कि कल शायद सारे मिलकर भी ठीक ना कर सके। कल ये बजट पास हो जाएगा, कौम के सामने रखी गई है, कल का इंतजार करें। कल इंशाल्लाह बड़ा दिन जरूर है और स्ट्रेटेजी होती है वो आखिरी दम तक डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। कुछ चीजें शायद कल भी आपको नजर आएंगी, लेकिन मेन पर्पस जो है का था वो बिल्कुल सर्व हो गया है तो कि उन्होंने सारी कौम के सामने एक एक चीज करके इस हुकूमत की रख दी है कि वादे क्या थे, इन्होंने पूरा क्या किया है, क्या इन्होंने कहा था हम करेंगे, क्या नहीं कर सके, और सारी चीजें कौम से सामने। रोल होता है मुज़म्मिल असलम साहब, जो मुझे समझ आई है बात सेनेटर जावेद अब्बासी की, वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का मकसद पूरा हो गया। अपोजिशन चाहती थी कि हुकूमत के बजट को, उसकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर दे, उसको नंगा कर दे, और उन्हें नंगा कर दिया है कट मोशंस के ज़रिए। पहला मेरा सवाल आपसे कि क्या कल बजट आपको पास होता नज़र आ रहा है, और क्या वजह है कि अपोजिशन इससे ज़्यादा कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सकी? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की दिलचस्पी का आलम यह था कि चंद स्पीचेस जो मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखी हुकूमत के अराकीन की, तो अपोजिशन के बेंच की हाजिरी जो है 20% से भी कम थी। अच्छा, तो इससे आप अंदाजा लगा लें, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो चंद स्पीचेस पीटीवी पे नहीं, जो सोशल मीडिया पे या कुछ लोगों ने जो है फॉरवर्ड की, तो उसमें मैं देखता था इवन शाह महमूद कुरैशी साहब की जब भी तकरीर थी उसमें भी कोई जो है बिग टिकट अपोजिशन लीडर बेंच पे नहीं बैठा हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनके सीरियसनेस की, अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने मजबूर कर दिया हुकूमती नुमाइंदों को कि वो जो है वजातें दें, तो ये अच्छा काम किया था। लेकिन काश कि ये वहाँ बैठे होते और इनका होमवर्क होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने पिछले 17-18 बजट कवर किए हैं, इस बजट में वाहिद ऐसा बजट था जिसमें ऑपोजिशन जो है, जिसे कहते हैं कि उनके पास जवाब नहीं थे हुकूमत को काउंटर करने के, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ का मामला हो, चाहे वो टैक्सेशन के इस साल का मामला हो, चाहे वो कोविड के टाइम पे किस तरीके से इकॉनमी को जिसे कहते हैं चलाने का मामला हो, चाहे वो जो है महंगाई, पाकिस्तान की आलमी महंगाई से, क्योंकि हुकूमत इस दफा जो है हर चीज का जवाब डाटा से देती रही, बजाय ये कि फायर मारती रहे। मैं अब जैसे आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मिस्टर इस्माइल कल बाहर बैठ के, इस वक्त जो पाकिस्तान का एक मौजूदा बिजली का बहरान जो 29 जून से 5 जुलाई तक आना है, असेंबली में इजलास हो रहे हैं, इनके पास इतने लोग नहीं थे असेंबली में कि उस मैटर को उठा सकते। मिस्टर इस्माइल कल बाहर से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो भी जब बाहर से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मुल्क में सबसे सस्ती बिजली लगाई। और उसके बरक्स हमाद अजहर ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने डाटा सामने रख दिया कि देखें 2017 में कितना फर्नेस ऑयल इस मुल्क में जला था, 18 में इतना जला था, 19 में जब ये आए तो इन्होंने कितना जलाया, 20 में कितना जलाया और इस साल कितना जलेगा। तो एक जिसे कहते हैं कि जो मैंने कमी महसूस की, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो जो है डाटा के साथ और सबूतों के साथ बिल्कुल बात नहीं कर सकी। ऐसे मफरूजे फायर मार दिए कि जी 1 करोड़ घर बनने थे, वो कहाँ गए, इस तरह की बातें होती गई। तो ओवरऑल इनकी जिस तरीके की मैंने बजट के बाद और बजट से पहले की तैयारी देखी, और उसके बाद जब हुकूमती अरकान निहायत ही दिलचस्पी से तकारीर करते रहे, तो उसके बाद भी मैंने इनको नहीं देखा कि उसका कोई जो है सवाल, उसके ऊपर सवाल उठाया। जरा रुकिए मेरे साथ जावेद अब्बासी साहब, ये जो अदम दिलचस्पी है जिसका मुज़म्मिल असलम साहब इशारा कर रहे हैं, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि ऑपोजिशन में इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग समझते हैं कि जो कुछ भी करना था वो आवाम को दिखाने के लिए एक ट्रेलर चलाना था, चूँकि आवाम बेवकूफ़ हैं, बजट में कौन इंटरेस्टेड है, बजट के बस एक कहानी पड़ गई, टीवी से नज़र आ गया, लेकिन कोई सीरियसली संजीदगी से आपने बजट के ऊपर ना तहकीक की, ना उसके ऊपर आपने कोई ना डिबेट की? मुज़म्मिल साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर आदमी को हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। सर मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की पार्लियामान में इस तरह नहीं होता कि सारे पार्लियामेंटेरियन हर वक्त एक हाउस के अंदर बैठे रहते हैं।
दुनिया की बड़ी जमहूरी जहां ममालिक है वहां आप अगर देख लें, हाउस ऑफ लॉर्ड में, हाउस ऑफ कॉमन में, अमेरिकन कांग्रेस में, एक वक्त जरूर होता है जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है तो सारे हाउस के अंदर बैठे होते हैं, बाकी 7 कमेटीज मीटिंग चल रही होते हैं, वहां भी बैठ रहे होते हैं, बाकी सारे बिजनेस जो है वो भी जारी हो रहे होते हैं, और जिन लोगों ने स्पीचेस करनी होती है, जिन लोगों की मौजूदगी जरूर होती है, जिनकी लिस्ट में पता होता है कि आज उनका एजेंडे में उनका बिजनेस शामिल है, वो सारे लोग बैठे हुए होते हैं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पिछले 3 बजट में सबसे ज्यादा इस बजट के अंदर बड़ी कंप्रिहेंसिव अपोजिशन ने अपनी तजवीज भी दी हैं, उन्हें बताया भी गया, क्रिटिसाइज भी हुकूमत के मामलात को किया गया, और एक एक चीज खोलकर कौम के सामने रख दिया। अब कौम ने फैसला करना है कि ठीक कौन था और गलत कौन है। हाँ, अगर ये कोई तवक्को करे कि और सारी कौम ने फैसला करना है, ये कल कौम ने फैसला करना है, ये नेशनल असेंबली के अंदर फैसला होना है इसका? कल के बजट का फैसला तो नेशनल असेंबली में होना है। ये जनाब पिरजादा साहब, ये जो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं ना, ये प्रोग्राम स्टूडियो के लिए नहीं कर रहे, ये प्रोग्राम कौम के लिए है। नेशनल असेंबली में भी जो कुछ होता है वो होता है उसी है, कौम की भी आप पे होता है कि हमने सारी चीजें जो है वो कौम के सामने रखनी होती हैं। अल्टीमेटली फैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम करती है, हम हर उसकी चीज सामने रखते हैं। बजट के मामलात में भी जो पॉइंट, एक एक पॉइंट के हिसाब से आप देख ले, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज नहीं रही है हमारी नजर में, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हमारे साथी की नजर में रह गई हो कि एक एक चीज बताई गई है कि वादे क्या किए गए थे, अभी तक वफा क्या हुए हैं, टैक्स इन्होंने कहा कि कितना वसूल करेंगे, आज रिफॉर्म्स जो एजेंडा इनका था वो क्यों नहीं रिफॉर्म्स का एजेंडा पूरा हो सका। ये बड़ी कहा गया है कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट का जो प्लान था एडीपी, उसमें कितनी तरह इन्हें नाकामी हुई है, बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर सके, मोटर्स में बनाने का इन्होंने कहा था, वो कहां गई है। इन्होंने कहा था कि डैम बनाएंगे, वो एक एक चीज कौम के सामने रखी अपोजिशन ने। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, बड़ा भरपूर स्टैंड ले लिया है जावेद अब्बासी साहब ने, सॉरी मैं सबसे ज्यादा साहब बहुत भरपूर मौकफ लिया है उन्होंने। हाँ, मुझे अगर एक जुमला कहने का वो एक बात में उनकी वजन है कि असेंबली हर वक्त भरी भी नहीं होती, कहीं पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हर वक्त लोग नहीं होते। नहीं तो फिर ये बोलते नहीं ना कि इस बजट में हम भरपूर मुकाबला करेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे और ये करेंगे, तो ये बात नहीं करते। अच्छा, मैं आपको इनकी तैयारी की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 3-4 दिन पहले असेंबली में आके बोला कि जी ये इमरान खान की हुकूमत जो है कौमी असासे गिरवी रखवा रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। उसकी थोड़ी देर बाद मरियम नवाज साहिबा कहीं बाहर कहीं से आ रही थी, जा रही थी, उन्होंने कहा जो नवाज शरीफ असासे बना के गया था ये हुकूमत उसको गिरवी रखती है। तो अब उसके बाद हुकूमत ने जब जवाब दिया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो सुकूक बॉन्ड और सबसे ज्यादा जो असासे जो गिरवे रखे गए वो 2013 से 2018 के दरमियान रखे गए। अच्छा, अब इससे अंदाजा लगाएं। और उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट में फरूख हबीब की ट्वीट भी देख रहा था, फिर वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे, और फिर असेंबली के सेशन में उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को 1 घंटे के अंदर तमाम की तमाम वो तफसीलात दे दी जो उनकी हुकूमत ने जिना टर्मिनल, जितने मोटरवेज तमाम गिरवी रखे थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि तैयारी कितनी कर रहे थे या कितनी ये अवामी बात कर कर जो है निकल जाते थे। तो इससे मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब देखें, बड़ा इन्फॉर्म्ड दुनिया हो गई भी है, 2 मिनट में सब जो है गूगल कर जरा जावेद अब्बासी साहब को जवाब देने दीजिए इसका। जावेद अब्बासी साहब, ये तो बड़ी अजीब, बड़ी सख्ती बात कर दी उन्होंने मुजम्मल हसन साहब ने सुकूक बॉन्ड्स के हवाले से। मैंने पहले कहा था उनकी राइट है वो करें, मैं जो बात कर रहा हूँ आखिरी जुमला कह रहा था कि बजट स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, देखिए ओपिनियन नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये लोग सुकूक बॉन्ड्स असासों को गिरवी रख रहे हैं उससे फाइनेंस रेज करने के लिए, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा, और उन्होंने कहा कभी नहीं हुई, आपकी साइड ने कहा कि कभी नहीं हुआ तारीख में, लेकिन आपकी हुकूमत के ज़माने में 2013 और 18 के दरमियान में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सुकूक बॉन्ड इशू किए गए और असासों को गिरवी रखा गया। वो ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि किसी ने ये कहा कि कभी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि कहने का मामला ये था कि इमरान खान साहब सबसे ज्यादा इस बात को क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये गलत है, ये काम मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो कहते थे कि मैं आऊंगा तो IMF के पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने कई और बातें भी अपनी पोजीशन ली हुई थी। उन्होंने इस मामले में भी अपनी एक पोजीशन ली हुई थी खान साहब की। अब उस वक्त भी आप उनकी स्पीचेस निकाल लें, उस वक्त उनके बयान निकाल दें, उस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, तो ये हवाला दिया जा रहा था, उनकी तवज्जो दिलाई जा रही थी कि खान साहब जब कोई, आप तो ये बातें कहा करते थे, आप तो ये स्टैंड था, आज आपका वो स्टैंड कहाँ है?
तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तवज्जो दिलाई गई है और इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप वादा जरूर कर लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब, इसका क्या जवाब है? अच्छा, इसका अगला जवाब ये है कि अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा कि FATF पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। जैसे ही ये फैसला आया तो तमाम मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, सफेद मरियम नवाज साहिबा भी थी और छोटे इनके जो पंजाब के रीजनल जो थे वो आके सामान के साथ चढ़ाई कर दी। देखें, नाअहल अभी तक व्हाइट लिस्ट में नहीं करा सके ये वो। फिर क्या किया, मुस्लिम लीग नून के ही जैसे ही जब ये आए थे 2012 में उसको ग्रे लिस्ट में था, 3 साल ग्रे लिस्ट में, व्हाइट लिस्ट में वो, और 2018 में फिर ग्रे लिस्ट में गया। तो लोगों ने क्या किया, जो एहसन इकबाल ने ट्वीट की थी वही उनकी ट्वीट जो उन्होंने 2018 में पीपल्स पार्टी को बोला कि तुम शर्म करो, तुमने तो ब्लैक लिस्ट में दिया था, अब हम जो है इसकी कोशिश करके ला रहे हैं, तुम पॉलिटिक्स नहीं करो, कोई चीजें नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होती। तो वही लोगों ने ट्वीट जो है उठा के कर दी। फिर आज मैं इत्तेफाक की बात है, गाड़ी में ट्रैफिक में फंस गया था कहीं, तो इसाक डार साहब ने एक छोटा सा वीलॉग किया 56 सेकंड का। उसमें उन्होंने बोला, देखें जी, लोग डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हम जब आए थे तो ग्रे लिस्ट में था, फिर मैंने 19 माह में उसको व्हाइट लिस्ट में किया, फिर वो डॉन लीक्स हो गया, उसकी वजह से जो है ना वापस ग्रे लिस्ट पे आ गया। तो ये डिस इन्फॉर्मेशन है। अब ये देखें, इनकी तैयारी देखें कि सामने वाले इमरान खान को तो इनहेरिट हुआ, जैसे इकोनॉमी इनहेरिट हुई थी, ग्रे लिस्ट इनहेरिट हुआ। पूरी दुनिया में 27 में से 26 प्लान, एक्शन प्लान, इमरान खान ने किसी मुल्क के जाके घुटने नहीं पकड़े कि जी अभी रिव्यू आ रहा है, हमारे को वोट देकर व्हाइट लिस्ट में कर दे। उसने कहा मुल्क में मसला है ना, जड़ से उसको खत्म करो। इन्होंने उस दिन भी सियासत की मुल्क के आगे, और इन्होंने माजी में देखा कि इनके अपने और एहसन इकबाल साहब जब आए थे सामान लेकर चढ़े कि जी ये देखें, नाअहल अभी तक व्हाइट लिस्ट नहीं करा सके, और उनकी ट्वीट्स लोगों ने जब उनको की तो उस दिन से छुपे पड़े हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो तैयारी पूरी करें या अपनी पूरी पार्टी को ब्रीफ करें। एक को पता नहीं होता, दूसरे को कुछ पता होता है, फिर एंड में आके सादा सा क्लैरिटी देते, इससे कुछ नहीं होगा, फिर मुल्क में कंफ्यूजन होगा। अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब, मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें, बिकॉज का इशू आपने उठाया उसमें चंद सवालात मेरे जहन में उठते हैं नाज़रीन, क्योंकि ये बात भी हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ना भी कहें तो ये बात हमें नजर आती है कि फैटफ कोई खालिसन टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक इशू है जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के एलाइज जो इस वक्त हैं अमेरिका और बरतानिया, वो मिलके पाकिस्तान को उन्होंने एक सिचुएशन में रखा हुआ है, दबाव की सूरत हाल में रखा हुआ है, और इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने से तो नहीं निकल सकेगा। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब ने कहा कि कहीं जाके उन्होंने इल्तजा नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन लगता है यही है कि कुछ इल्तजाएं और कुछ पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी ही होगी इससे निकलने के लिए। तो इस पर मजीद भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब मुझे रोज़नामा 92 के मुदीर जनाब इरशाद आरिफ साहब, एडिटर भी ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इरशाद आरिफ साहब को डिस्कशन में लेके आऊँ, मैं वापस आना चाहता हूँ जनाब मुजम्मिल असलम साहब की तरफ। मुजम्मिल साहब, एक तब्दल लैब जो है, जिसको मुशर्रफ ज़ैदी साहब भी उसके वन ऑफ दी उसको चलाते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है जिससे पता चलता है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तान को गुज़श्ता ग़ालिबन 2 बरस में $38 बिलियन का उसकी इकॉनमी को नुकसान हुआ है। लेकिन आपने ब्रेक से पहले ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहीं जाके अपील नहीं की, उन्होंने कहा सिस्टम को फिक्स करो। इससे ऐसा लगता है कि आप समझते हैं कि फैटफ एक खालिस्तान टेक्निकल, फाइनेंशियल या रेगुलेटरी इशू है, लेकिन बाकी जितने लोग हैं जो इसको देख रहे हैं उन्हें तो ये समझ आती है कि फैटफ दर हकीकत एक जियो स्ट्रेटेजिक टूल है अमेरिका, बरतानिया और ख़ास करके उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हिंदुस्तान के हवाले से हैं। जैसे अभी उसके करंट जो प्रेसिडेंट मेयर साहब ने कहा कि आपने 27 में से 26 चीज़ें पूरी हो गई, लेकिन जो एक रह गई है उनका ताल्लुक UN डेजिग्नेटेड टेररिज्म से, वो क्लियरली खुल्लम खुल्ला नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक नीड्स को पूरा किया जा रहा है और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो फिर चाहिए कि एक सुपीरियर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करें, आप कह रहे हैं वो करना ही नहीं चाहते। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आप थोड़ा सा मेरी बात को समझेंगे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान 2008 में जो है ब्लैक लिस्ट हो गया था, फिर 2011-12 में ग्रे लिस्ट पे आ गया। अच्छा, ये ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आया, उस वक्त जो है कुछ पे अमल दरामद कर दिया, कुछ पे पाकिस्तान ने टाइमलाइन दे दी कि जी हम कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हम होते हैं हम भूल जाते हैं और हम अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। फिर मुस्लिम लीग नून आई, उन्होंने जो है 2 साल में जो है इसी तरह किया, और फिर 2015 में जब हम व्हाइट लिस्ट हुए तो फिर वो भी भूल आ गए। उन्होंने जो वादे किए थे कि अच्छा ये चीजें हम कर देंगे, फिर 2018 में हम फिर ग्रे लिस्ट में आ गए। अगर आप 56 सेकंड का अगर अपने किसी को स्टूडियो में बोलें कि इसाक डार साहब ने ट्विटर पे जो आज वीडियो बनाई, 2 दिन पहले बनाई थी,
उसमें उन्होंने इकरार किया कि वो हमने कुछ वादे किए थे 2015 में, लेकिन डॉन लीक के बाद वो इल्तवा में पड़ गया। वो वादे क्या थे? वो यही काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पे और 10,000 चीजों पे, ये बैन आउटफिट्स पे जो चीजें गए। उन्होंने कहा डॉन लीक के बाद वो सारा का सारा अधूरा रह गया, उसकी वजह से 2018 में आए, आप हम पे डिसइंफॉर्मेशन ना डालें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप, अब मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इमरान खान साहब जो है 27 में से 18-19 करके अमेरिका से दोस्ती कर लेते या 2-4 लोगों से फोन करके बात कर लेते और हम टेम्परेरी तौर पे फिर व्हाइट में आके 2 साल बाद हम फिर उस फेज में जाते, तो इससे बेहतर ये है कि पहले आप कंप्लाइंस करें, फिर दुनिया को आप जो है डंके की चोट पे बोलेंगे भाई अब हमने कर लिया, अब आप पॉलिटिकल हो रहे हो। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इसमें तो फिर असम्पशन ये है ना, आपकी असम्पशन ये है कि मसला खालिस्तान टेक्निकल है और टेक्निकलिटी जब ठीक हो जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूं कि और देखने वालों को ये मसलसल लग रहा है कि मसला टेक्निकल नहीं है और मसले को मसलसल रीडिफाइन किया जा रहा है पाकिस्तान को वहां रखने के लिए, और मसले का ताल्लुक पॉलिटिकल डिमांड्स के साथ है। आप अमेरिका की पॉलिटिकल डिमांड मानेंगे तो मसला ठीक हो जाएगा, आप हिंदुस्तान को कुछ दे देंगे तो मसला ठीक हो जाएगा। तो अगर मसला इस किस्म का है तो फिर टेक्निकलिटी तो नई से नई निकल आएगी। नहीं, आपकी बात से ऐसे कर रहा हूँ, आज से सारा मसला पॉलिटिकल हो गया है। आज से पहले फेवर हो जाती है, आज से 6 महीने पहले अगर हम कहते कि हम निकाल दो, तो हमने जो एक्शन प्लान था उस पर कंप्लीटली अमल दरामद इस जून में किया के, तो आज से 6 महीने पहले अगर हम ये लॉबिंग करना शुरू करते हैं तो वो आप सिफारिश करवा रहे होते हैं। अब आप सिफारिश नहीं करा रहे, अब आप नेगोशिएट कर सकते हैं टेबल पे बैठ के कि आप पॉलिटिकल हो रहे हैं, देखेंगे हमने ऑन टेबल ये सारी चीजें कर दी हैं। अच्छा। तो पोजीशन में फर्क है। माजी में क्या होता था कि आप कहते थे हाँ हम कर देंगे, आप हमें सफेद में डाल दें। और जैसे जरा ले लें पीएमएलएन का भी, जावेद अब्बासी साहब का भी इस पे सियासी पर्सपेक्टिव ले। जावेद अब्बासी साहब, आपने सुन लिया सारा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल हकीकत नहीं है जो इस तरह। अब मैं फिर क्या बात करूं, मैं यही कहूंगा कि हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हमारी हुकूमत आई है उसके बाद ये सारी तमाम दुनिया जानती है कि व्हाइट लिस्ट में चला गया था मामला, ये किस तरह गया था, इसके लिए कोशिश भी हुई है, इसके लिए जो टेक्निकल बातें थी, जो लेजिस्लेशन था रिक्वायर्ड, वो भी हुआ है, और बाकी फोरम में भी जहाँ जहाँ बात करने की जरूरत थी वो भी बात होती है। जाहिर है ये सारी चीजें मिलकर ही होती हैं। फिर बदकिस्मती से चीजें दोबारा खराब हो गई हैं, लेकिन जब से इमरान खान साहब आए वो कह रहे थे कि हमने लॉ जो है वो रिफॉर्म्स कर लिए हैं, बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव हमने ले लिए हैं। और हमाद अजहर साहब की कुछ दिन पहले की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि उन्होंने कहा कि हमारी सारी बात हो गई है और हमें खुशी है। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो ब्लैक लिस्ट में रहे या ग्रे लिस्ट में की तरफ चला जाए, या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है ना। ये सियासी इशू है कि हम एक दूसरे का से ताने दें और एक दूसरे के साथ सियासत करें। ये कौमी इशू है, इसको मिलकर आन करना चाहिए। जिस जमात के साथ अगर हो सके जरूरत है, और ऐसा लेजिस्लेशन बहुत दफा हुआ है जिसमें कोशिश की गई है कि अगर कोई कानूनी रिक्वायरमेंट है तो वो सारे मिलकर इसको पूरा करें कि ये कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। इसमें जरूरी थी कि कुछ बातें ऐसी थी जो करनी चाहिए थी, जो करनी है वो पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में थी, और कुछ बातें ऐसी हैं कि वो आपसे मैं इत्तेफाक करता हूं कि इंटरनेशनल पावर जो थी वो भी फेयर तौर पर। बड़ी अच्छी बात की आपने सेनेटर साहब, आप पीएमएल से हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सियासी मसला नहीं है, ये पीएमएल वर्सेस पीटीआई नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी मसला है, ये रियासत का मसला है, ये मुल्क का मसला है, ये कौम का मसला है, और इसे अबव पार्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। नाज़रीन, इसी हवाले से मैं आपको पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, बासित साहब, उन्होंने इस हवाले से एक वीलॉग किया। उसको समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो तीखी केयरफुल डिप्लोमेसी करनी थी बिहाइंड द सीन्स, तो वो तो लगता है नहीं की, उसकी कोई एंगेजमेंट नजर नहीं आई। लेकिन इंटरव्यू देते रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें सख्त कहते रहे हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी तालियां मारी, लेकिन उसकी तालियां पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो किसी ने नहीं मानी। इरशाद आरिफ साहब, पहले आपका कॉमेंट ले लूँ और उसके बाद मुजम्मल असलम साहब की तरफ जाऊँ। जी देखें, गुजारिश ये है कि ये तो मैं नहीं समझता कि डिप्लोमेसी नहीं की होगी, जाहिर ना हो रही हो कुछ बातें। ये सरासर टेक्निकल इशू नहीं है, ये सियासी इशू है और उसके दो सबूत है। नंबर 1 तो याद होगा डॉक्टर साहब आपको कि 2018 में तुर्की ने हमें कहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर आके प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जी आपने इस इशू पर हिमायत नहीं करनी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फेवर नहीं करनी। ये 18 की बात है। इसका मतलब है ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। इस वक्त जब हम 36 निकात पर अमल कर चुके हैं, ये भी तो हो सकता था कि आपको वाइट लिस्ट में ले जाके कहा जाता कि मजीद जो एक नुकता रह गया इसको आप तकमील करें इसकी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, और जब 2013 में हमें वाइट लिस्ट किया गया था उसमें बहुत सारे निकात रहते थे। इसका मतलब सियासी वजह से हमें वाइट लिस्ट किया गया था, और जब हम उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं होते फिर हम ग्रे लिस्ट चले गए। इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो हम पे प्रेशर है अड्डू के हवाले से, अड्डू से ज़्यादा प्रेशर ये है कि हम वहाँ जो अमेरिका का ख्वाहिशात अफगानिस्तान के अंदर हैं वो पूरी करें। हम अशरफ गनी हुकूमत की ये मदद करें कि वो बरकरार रख सके, कि हम इस काबिल नहीं है कि उसको बरकरार रख सकें। तो इस वजह से हम पर दबाव बरकरार रखा जा रहा है। ठीक है। और इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है अमेरिका में, खासतौर पर स्टेट डिपार्टमेंट ने वो किसी जगह छिपा नहीं है। मैं समझता हूँ ये टेक्निकल इशू हमें 1999 में टेक्निकल इशू नहीं है। अब मुझे दोबारा लाने दीजिए मुज़म्मिल असलम साहब को। एक पॉइंट से एक बात कहने दें। हाँ, तो मुझे मुज़म्मिल असलम साहब में एक बात 1999 में हमें नायब वज़ीर ख़ारजा चीन ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि ये जो इंसानी हकूक हैं, इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार, दो इशू वो हैं जो अमेरिका ने हमेशा थर्ड वर्ल्ड के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किए हैं। तो ये अब दहशत गर्दी का इशू जो है या टेरर फाइनेंसिंग का, ये भी एक हथियार है जो हमेशा उन मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें दबाना मकसूद होता है। ठीक, अच्छा, बिल्कुल। मुज़म्मिल असलम साहब, एक तरह से अब्दुल बासित साहब ने आपके मौक़िफ़ की तायद की है, बिकॉज आप भी ये कह रहे हैं कि जाके कहीं यानी अपीलें वगैरह नहीं की हैं, बहुत ज़्यादा हाथ नहीं जोड़े, और बासित साहब उसको दूसरी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करनी थी इसकी खातर गुज़िश्ता चंद हफ्तों में वो कहीं नज़र नहीं आई है। तो बदर हकीकत फिर तो हुकूमत हैज़न्ट रियली परफॉर्म वेल, मतलब ये तो ठीक नहीं किया इन्होंने। नहीं, देखें, बात ये कि मैं फैटक को जो है जब 2018 से हमारे हर इजलास को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा 2018 पे ले जाता हूँ। जब हमें फैटक ने 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला तो उसने हमें 27 एक्शन प्लान दिया और उसने कहा कि आपके 2 महीने का टाइम है, और 2 महीने में आपने अमल दरामद नहीं किया तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। 2 महीने बाद हम 10-11 हमने जो किए, फिर फैटक ने कहा हम आपको 4 महीने का और टाइम देते हैं, अगर आपने 4 महीने में नहीं किया हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फिर हम 4 महीने बाद गए 17-18 लेके, और कोविड आ गया। फैटक ने कहा कि चलिए जी कोविड आ गया, 6 महीने की विंडो दे दी। फिर ये हम करते कराते अब 26 पे आ गए। अब अच्छा, अब आप यूं देखें कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो ये हमें 2-2 महीने की डेडलाइन दे रहे थे और 2-2 महीने में कह रहे थे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब जब हमने 26-27 में से कर लिए तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जी 4 महीने का टाइम है और 1 साल तक हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो काम, जो इदारे, बैरूनी इदारे पाकिस्तान की अंदरूनी माशी मामलात में नहीं घुस सकते थे, उन्होंने वहाँ फैटअप को पक्का मॉनिटरिंग के लिए बिठा दिया। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 1990 की दिहाई में पाकिस्तान में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया अर्जेंटीना, ब्राजील, लबनान की तरह। पाकिस्तान ने जो है हमेशा अपनी डेट ऑब्लिगेशंस देगी। पाकिस्तान को इन्होंने सूडान जिम्बाब्वे बनाने की कोशिश की, वहां से भी ये नहीं कर सके। ये जानना ये चाहते हैं कि यार ये पाकिस्तान मुल्क फंड कैसे हो जाता है, ये इसकी सोर्स कैसे है, क्या है। अब आप ये देखें कि फैटअप एक टेररिज्म फाइनेंसिंग रिलेटेड इदारा है। कौमी बचत में भी जो हम पैसे जमा करा रहे हैं उन्होंने उस पर भी पाबंदी लगा दी। सोने की खरीदो फरोख्त पे भी चेक लें। आप मेरे साथ चलें 5th एवेन्यू। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर तो आप मेरी ही बात से एग्री कर रहे हैं ना मुज़म्मिल असलम साहब की। दर हकीकत ये एक जियो स्ट्रेटेजिक टूल और लेंथ है जिसको हिंदुस्तान, अमेरिका, बरतानिया जो है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ब्रेक ले लूँ मैं ब्रेक ले लूँ मुज़म्मिल असलम साहब, ब्रेक बात रहिए। और मैं फिर जाहिर है कि इमरान खान हुकूमत को एक सुपीरियर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट करनी है इस सूरत हाल से बाहर अपने आप को निकालने के लिए। एक ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं और उस पर भी आते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म और ओवरसीज वोट का जो मामला है वो कहाँ पहुंचा, जहां शहबाज शरीफ साहब ने उसको वेलकम तो किया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैंने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से कुछ तब्दीली हुई है। तब्दीली ये हुई है कि ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं ऑपोजिशन के नेशनल असम्बली में, PMLN के प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बिल आखिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हक़ के वोट के हक़ को उन्होंने खुल के तस्लीम भी कर लिया है। उन्होंने इसे वेलकम किया है। इस हवाले से उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ हासिल है
वहाँ नेशनल असम्बली के अंदर उनकी 5 से 7 फिक्स किस्म की सीटें होनी चाहिए और उनकी नुमाइंदगी उस हवाले से हो जाए, और सेनेट पे उनकी 2 सीटें हों, और यूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नुमाइंदगी का हक़ भी मिले, उनके नुमाइंदे वहाँ आके अपने मौक़िफ़ का इजहार भी करें। लेकिन वो दर हकीकत उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में जो पार्टिसिपेशन है वोट की, जो कि कानूनी और आइनी है, उसकी उन्होंने एक तरह से मुखालफत कर दी है। इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं जनाब बाबर एवान साहब, जो खुद कानूनदान भी हैं, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है शहबाज शरीफ साहब के इस प्रपोजल का, उसे ज़रा सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब का प्लान यह है कि चंद लोगों को, जिनमें चुनिंदा लोग हों, पसंदीदा लोग हों, उनको असेंबली में बिठा के 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। फ्रॉड और फ्लॉड स्ट्रेटजी 420 भी शामिल है। शहबाज शरीफ साहब, आइन का मजाक मत उड़ाएं, आइन पाकिस्तान की तौहीन मत करें। आइन कहता है his name appears on the electoral roll of any area in the province, कि मुल्क के जिस खित्ते में, फेडरेशन के जिस यूनिट में भी उसका नाम बस बहसियत वोटर दर्ज होगा, वहां वो वोट देगा। ये सौदेबाजी छोड़ दें कि हर बात पे सौदेबाजी के लिए जी आ जाएं, इस पे सौदेबाजी कर लेते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप ना सिर्फ यानी सियासतदान हैं बल्कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं, लेजिस्लेटर हैं, कानूनदान हैं, शायद आपने कानून पढ़ भी रखा है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट को कंटेन करना चाहते हैं, उसके असर रसूख को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चले बात भी बन जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हर हल्के, हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए और उससे तनासब बदल जाए। तो एक तरीके से वो उनको उसको बदम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट को, इम्पैक्ट को। देखें पीरजादा साहब, 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक है जिस तरह पीटीआई नारे लगा रही है और बिल्कुल उनके वज़रा जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन और कानून की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। किसी वक्त मेहरबानी करके इनको बुलाएं और इनको बताएं कि इनके साथ गुफ्तगू हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब पिछली दफ़ा बुलाया गया, जब ये 2017 का हम लाभ बना रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दें, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी और सबसे ज़्यादा उस वक्त ऑब्जेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा कि हम उनके लिए हर जगह पर पोलिंग स्टेशन का बंदोबस्त कर सके और सिक्रेसी मेंटेन कर सके। ये इलेक्शन कमीशन के उस वक्त के मिनट्स अगर आप निकालें, और कमेटी में मैं नहीं था, तमाम जमातों के मेंबर बैठे हुए थे। अगर आज आप वाकई उनके लिए कोई काम करना चाहते हैं, आप वाकई सिंसियर है, तो है ना, ये नारे लगाने के लिए जिस तरह ये लगा रहे हैं, इन्होंने अभी एक इलेक्शन, हर जगह से क्या मतलब है जी सेनेटर साहब, हर जगह से क्या मतलब है? बरतानिया के आपको 4-5 शहरों में, लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, ग्लासगो में आपको सहूलत देनी होगी। इसी तरह से आपको कहीं और चंद मुल्कों के चंद की शहरों में देनी होगी। ये तो 10, 15, 20, 30 जगह बनेंगी, हर जगह तो है ही नहीं। ये तो ऐसा नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। हर सिटी में, किसी दुनिया के बेशुमार शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ना मैं मुखालफत कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने फ्री एंड फेयर का इलेक्शन कंडक्ट करने थे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम किसी एक जगह, क्योंकि हमारे बहुत सारे ज्यादा मिडिल ईस्ट के लोगों में, लेबर्स में लोग गए हुए हैं, लेबर का भी तक वो काम करते हैं, वो मुख्तलिफ स्टेशनों पे हैं, हम एक जगह पर पोलिंग रख नहीं सकते, ज़ाहिर है, और हर शहर में पोलिंग, ये उनका व्यू था। मैं उसको भी नहीं कह रहा। अभी जब ये नया लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप तो ये लॉ इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक हुकूमत, एक लेजिस्लेशन जो इलेक्शन से रिलेट करता था वो इंट्रोड्यूस करवाए, और जिन्होंने इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाना है वो हुकूमत नहीं करवा सकती, ना हुकूमत का कोई अदारा कर सकता है। ये काम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि हम तो जो आपकी जो 22 क्लासेस हैं वो तो हम मान ही नहीं सकते, इसलिए कि वो आइन से मुतसादम है, वो आइन की खिलाफ वर्जी अगर ये काम हम करेंगे। लिहाजा हम इन्हें कह रहे थे कि कोई ऐसा वाया मीडिया जरूर निकलना चाहिए कि जरूर ओवरसीज पाकिस्तानी की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, जरूर उनको ये हक होना चाहिए कि वो वोट भी दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं 20वीं सदी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 20वीं सदी के तस्वुरात और टेक्नोलॉजी में तो नहीं फंसा हुआ। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है। इरशाद आरिफ साहब भी मेरे साथ है, उन्हीं की तरफ चलता हूँ। इरशाद आरिफ साहब, अभी मुझे कोई बता रहा था कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने अपने जो इम्तिहान हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी उन्होंने नेट पे कर दिए, लोगों ने घरों से बैठ के दिए हैं, वो भी उन्होंने उसकी सीक्रेसी मेंटेन कर ली है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस किस्म के आगे से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट ना देने से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव इदारा है
टेक्नोलॉजी फोब है, डरते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकते। पुराने जहन के लोग हैं, बुजुर्ग उम्र के लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी। नहीं, बिल्कुल यही है। हमारे यहाँ वो जो इकबाल ने कहा था ना, आए नौ से डरना तर्ज कौन प्यारना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। हर नई चीज से घबराहट होती है। इंडिया में हमसे कई गुना ज्यादा, 3-4 गुना ज्यादा वोटर हैं। वहाँ ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अमेरिका में हो रही है, दुनिया के कई ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। हम घबरा रहे हैं, यहाँ ये हैक हो जाएगा, ये फना हो जाएगा, फना हो जाएगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला जो मामला है, बिल्कुल उनको नुमाइंदगी जी जो कह रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? हमने तो किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं की। मतलब और इंडिया और बाकी कौन से ममालिक देने के लिए आपको इजाजत दी है इलेक्शन की? इंडिया में जनाबे वाला वोटिंग जो है उस तरह मैनुअल नहीं है। इंडिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और अमेरिका में भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और ये हमारा नाम होता है ना टेक्नोलॉजी, नहीं ये भी टेक्नोलॉजी है। मैं कहता हूं कौन सी टेक्नोलॉजी से आप मुराद ले रहे हैं? वो मेरे ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें। मेरा खत्म हो गया वक्त, मेरा खत्म हो गया। बदकिस्मती से ये डिस्कशन काफी रही है, बहुत ही इंटेलिजेंट डिस्कशन थी, लेकिन मेरे दोनों गेस्ट को मेरा बहुत शुक्रिया। और आज इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।